ठीक है। देखो, आखिरी क्लास में हम लोग लगभग थ्योरी को, जो सेक्शन ए का थ्योरी था उसको लगभग क्लियर किए थे, और आज बचा हुआ एक आपके पास में कैलोरी मीटर है और एक है प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर। मतलब जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाते हैं तो कैसे काम करता है। देखो, एक छोटा सा चीज़ है कैलोरी मीटर, होता क्या है उसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं बात करना, क्योंकि ज़्यादा जनरली वो पूछा भी नहीं जाता है क्या वो बता देते हैं। यहाँ बोला गया है अ कैलोरी मीटर इज अ सिलेंड्रिकल व्हील विच इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ हीट गेन और अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट। ठीक है, मतलब वो ऐसा डिवाइस है जो ये मेजर करता है कि कितना अमाउंट हीट का लॉस हुआ या कितना क्या हुआ, गेन हुआ। मतलब अल्टीमेट वो है क्या, डिवाइस है। ठीक है, तो उसी के बारे में ऊपर से नीचे तक आपको बताया गया। अब कैसे बना है, क्या बना है, क्या मिक्सचर है, तो इस चीज़ के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला आपके पास में निकल के आएगा जो है प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर्स है। अब ये कॉमन सा चीज़ आप सबको पता है कि मान लो जब एक गर्म चीज़ को एक ठंडी चीज़ से मिलाया जाता है तो एक आपको बीच का चीज़ मिलता है जो ना ज़्यादा गर्म होगा ना ज़्यादा क्या होगा। मतलब जब गर्म को ठंडे से मिलाते हैं, आप ऐसे समझो, आप ऐसे समझो कि कोई हाई टेम्परेचर को किसी लो टेम्परेचर के साथ मिलाते हैं तो जो मिक्सचर मिलता है वो कहाँ मिलता है, इन दोनों के बीच का मिलता है ना। हाँ, होता क्या है, अच्छा होगा क्या, इस चीज़ को थोड़ा सा समझे तो समझने की बात यह है कि जब किसी गर्म चीज़ को ठंडी चीज़ के साथ मिलाया जाता है तो गर्म चीज़ के पास टेम्परेचर ज़्यादा है, अल्टीमेट हीट ज़्यादा होगा तो उसका हीट निकलता है। ठंडे के पास टेम्परेचर कम है, अल्टीमेट हीट कम होगा, तो ठंडा वाला उसके हीट को क्या करता है, अब्जॉर्ब। ये याद रखोगे, ये प्रिंसिपल वही बोलता है कोई बॉडी जितना हीट छोड़ेगा दूसरा बॉडी उतना हीट क्या करेगा, गेन। जब भी व्हेनेवर देयर इज अ डिफरेंस इन हीट whenever there is a difference of heat, the heat energy lost by a body will be equal to the heat energy gained by a body। जब भी हीट में डिफरेंस होगा ये तभी काम होगा जब क्या होगा, हीट में डिफरेंस होगा, याद रखिएगा। तो ये प्रिंसिपल वही बोलता है, क्या बोलता है, हम क्या बताएं आपको कि जो हीट एनर्जी है, याद रखिएगा, जो हीट एनर्जी है वो लॉस्ट बाय अ बॉडी, लॉस्ट बाय अ बॉडी, किसी बॉडी से जो लॉस हुआ है इक्वल टू जो हीट एनर्जी है। ठीक है, ई मतलब एनर्जी, वो क्या हो जाएगा, गेन बाय अ बॉडी। अब इस चीज को हम समझाते हैं, बुक के एक्सप्रेशन को हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। मान लो ऐसे देखो, सपोज मान लो ये एक बॉडी ए है, ठीक है, इसका टेम्परेचर अगर मान लो 49 डिग्री सेंटीग्रेड है, और कोई बॉडी आपके पास में ये बी है, इसका टेम्परेचर मान लो 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। अल्टीमेट देखो, यहाँ पे हीट ज़्यादा और यहाँ पे हीट क्या है, कम है। जब इन दोनों को कांटेक्ट में लाया जाएगा, एक हीट का डिफरेंस आपको मिला, तो जब इन दोनों को कांटेक्ट में लाया जाएगा तो इससे हीट निकलेगा और इसमें जाएगा। इसका क्या मतलब है, इससे जितना निकलेगा इसमें क्या होगा, उतना ही जाएगा। यहीं पे एक चीज़ और बता देते हैं, समझो, आगे न्यूमेरिकल्स में आपको काम आएगा। मान लो इसी के साथ कुछ दूसरा भी है, कुछ दूसरा का मतलब है जैसे आप ऐसे समझो, ये पानी था, सपोज ये पानी है, तो पानी किसी बाल्टी में होगा। अच्छा, मान लो इसका टेम्परेचर अगर 26 डिग्री सेंटीग्रेड है तो बाल्टी का टेम्परेचर भी तो 26 होगा ना अल्टीमेट। ऐसा थोड़ा ना बाल्टी गर्म है पानी ठंडा है। पानी को जिस बर्तन में रखा गया है, पानी का जो टेम्परेचर है बर्तन का भी क्या होगा, वही टेम्परेचर होगा। तब ये बताओ, ये जो हीट निकलेगा ये बर्तन में भी जाएगा और ये हीट कहाँ जाएगा, पानी में भी जाएगा। तो याद रखिएगा, जब ऐसे सवाल आपको दिए जाएंगे एग्जाम में कि वो पानी किसी बर्तन में था, किसी बाल्टी में था, किसी वेसल में था, तो ये याद रखोगे यहाँ से जो हीट निकलेगा वो पानी में भी जाएगा, वो बर्तन में भी जाएगा, उसके साथ में अगर कुछ और है तो वो उसमें भी जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट वो जो हीट ट्रांसफर होगा ना वो पूरे वेसल में ट्रांसफर होगा। पहले बर्तन में ही तो जाएगा, पानी का जो हीट है वो बर्तन में जाएगा, क्योंकि आप उसी बर्तन में मिला रहे हो। ये चीज़ क्लियर है, आगे बताएं। कब तक जाएगा, जब तक दोनों इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जब तक दोनों इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। अब उस जो फॉर्मूला है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद न्यूमेरिकल्स बनाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से, क्योंकि अल्टीमेट सारा न्यूमेरिकल इसी थ्योरी पे है। ठीक है, अगर ज़्यादा का अगर अमाउंट अगर ज़्यादा रहे, कम का अगर अमाउंट अगर कम रहे तो फिर क्या ज़्यादा कम अमाउंट, ज़्यादा कम अमाउंट, मान लीजिए किसी का अगर हीट, मान लीजिए ज़्यादा पानी है उसका ज़्यादा अगर हीट अगर उसका ज़्यादा रहे, और जिसका और कोई कम पानी रहे उसका भी हीट कम रहे, हाँ, तो फिर तो जाएगा ना, उसका ज़्यादा हीट है इसका कम हीट है। तो अमाउंट मत देखो, पानी का हीट देखो। अमाउंट का मतलब हो रहा है कि 5 किलो 10 किलो ऐसे मत देखो। आप ठंडे में हम लोग जो नहाते हैं, गर्म पानी 5 लीटर थोड़ा ना करते हैं, गर्म पानी तो थोड़ा ही करते हैं ना, आधा बाल्टी करते होंगे, 4 मग करते होंगे।
उसी को मिलाते हैं ना एक बाल्टी में। कहानी समझिए हम क्या बता रहे हैं। मास यहाँ नहीं देख रहे हैं अभी, हालांकि देखेंगे मास, ऐसा नहीं मास नहीं देखेंगे, मास का ही सारा खेला है। अब देखो यहाँ पे ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जरा इसको देख लो, इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे तो इसी के हिसाब से चलेंगे, आसान हो जाएगा। ठीक है, बोला गया लेट अ सब्सटेंस ए ऑफ मास। देखो कोई सब्सटेंस ए है, ध्यान से देखिएगा, कोई सब्सटेंस ए है, इसका मास आपको दे रखा है, इसका मास कितना दे रखा है m1। अच्छा एक बात बताइए, इसका मास है तो इसके पास में क्या होगा, हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पे बोला गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसका दिया हुआ है C1, ये आपके पास में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो C1 दिया हुआ है। ठीक है, एट हायर टेम्परेचर, अब इसका जो टेम्परेचर आपके पास दिया हुआ है ना वो हायर है, जिसको T1 माना गया है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो ये हायर टेम्परेचर है, ये सिंबल दिखा रहे हैं। एक दूसरा बॉडी है जिसका B, जिसका मास आपके पास में क्या है, मास आपके पास में हो जाएगा m2। अच्छा इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पे जो है वो कितना है C2, और इसका जो टेम्परेचर है वो कितना मान लेते हैं T2, जो कि लोअर टेम्परेचर है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अच्छा डिफरेंस कितना होगा, देखो नहीं यहाँ पे बोला गया है मिक्स विद अनदर सब्सटेंस बी ऑफ द मास m2 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C2 और एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, लोअर टेम्परेचर है, मतलब ये टेम्परेचर इससे ज़्यादा है, मतलब आप देखो T1 ज़्यादा है किससे, T2 से। डिफरेंस कितना होगा, अगर हम आपसे टेम्परेचर का डिफरेंस पूछें, डिफरेंस ऑफ टी का डिफरेंस कितना हो जाएगा, T1 माइनस क्या T2। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब एक बात ये बोला गया है, ध्यान से सुनिएगा, इसी में आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसी से डेरिवेशन आपका ये वाला निकाल के हम देंगे, कौन सा देखिएगा, m1 C1, यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा T1 माइनस T। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा m2 C2, यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा T माइनस T2। इस चीज को हम इसी से निकालेंगे। ठीक है, पहले तो ये बताइए, देखो ए बॉडी है, मास m1 है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C1 है। एक बात, इसके मास को चेंज नहीं कर सकते हैं, हीट कैपेसिटी को भी आप चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स होता है, यूनिट मास के लिए फिक्स होता है। टेम्परेचर T1 है, ज़्यादा टेम्परेचर है, बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। ठीक है, दूसरा बॉडी जिसका मास m2 है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C2 है। अगेन ये दोनों आप चेंज नहीं कर सकते, भाई 5 किलो लिए हो पानी थोड़ा ना 10 किलो हो जाएगा, उसका हीट कैपेसिटी 4200 होता है। ठीक है, तो थोड़ा ना वो घट जाएगा, टेम्परेचर इसका कम है, कोई दिक्कत है। जब इन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे तो इसका हीट इसमें जाएगा ना, कोई दिक्कत। आपको कोई 20 का टेम्परेचर मिलेगा ना, 20 का टेम्परेचर आपको मिक्स करने के बाद में, ध्यान से सुनिएगा, जो मिक्स करेंगे ना, मिक्स करने के बाद आपको टेम्परेचर T मिलेगा, नॉर्मल पानी मिलेगा, ना बहुत गर्म होगा ना बहुत ठंडा होगा, बीच का टेम्परेचर मिलेगा। एक बात बताइए, ये जो बीच का टेम्परेचर आपको यहाँ पे मिला, मिक्स करने के बाद जो बीच का टेम्परेचर आपको T मिला, ये ध्यान से सुनिएगा, इससे ज़्यादा होगा ना, ये ठंडा था, ये कोल्ड है और ये हॉट है, इससे ज़्यादा होगा ना। जब इससे ज़्यादा होगा यानी कि क्या होगा, T माइनस T2। यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलो। गर्म पानी को ठंडे पानी में मिलाई तो जो आपको बीच का टेम्परेचर मिला, मिलाने के बाद उसका जो टेम्परेचर है वो ठंडे पानी से ज़्यादा होगा ना, यही चीज़ समझाएं। इसका टेम्परेचर इससे क्या होगा, ज़्यादा, और इससे क्या होगा, कम। यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, T1 माइनस क्या T। ये समझ गए, कोई दिक्कत। एक बात बताओ, इससे हीट निकला, इसमें गया, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय योर बॉडी, इससे लॉस, इससे कितना लॉस होगा, याद करो। हीट का फॉर्मूला, हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जो हीट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे होता है, टेम्परेचर पे होता है ना। हीट एनर्जी को क्यू से दिखा रहे थे, इसको हटाते थे इक्वल, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। अच्छा साथ में मास भी लेते थे ना, दोनों लेते थे ना, क्योंकि स्पेसिफिक की बात कर रहे थे। अच्छा इसके बदले एक कांस्टेंट सी, ठीक है, मास के लिए क्या m, टेम्परेचर के लिए क्या T, कोई दिक्कत। अच्छा ये वाला चीज यहाँ पे बोला गया हीट नहीं, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ बोला गया हीट नहीं, डिफरेंस इन हीट। भाई इससे सारा हीट थोड़ा ना चला गया, नहीं ना, कुछ गया ना। अब कुछ कितना गया, देखो कुछ कितना गया, डिफरेंस इन हीट को ऐसे दिखा रहे हैं, कुछ कितना गया इसका। आप जो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो माने क्या C1, मास की जगह पे क्या मान लिए थे M1, कोई दिक्कत। और डिफरेंस कितना था टेम्परेचर का, टेम्परेचर का कितना डिफरेंस था, ये वाला कितना T1 माइनस क्या
टी। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इसी तरीके से ये कितना गेन करेगा, इसमें कितना डिफरेंस आएगा हीट का भाई, C2 M2 और टेम्परेचर कितना हो जाएगा T माइनस T2। अब ये दोनों बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, क्योंकि जितना दिया उतना लिया, यहाँ से जितना निकलेगा यहाँ क्या होगा उतना ही एंटर करेगा। मतलब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, समझ में आ गया? नहीं दिमाग लगाना कहाँ से, आपको बस याद रखना है M1 C1 T1 माइनस T इक्वल टू M2 C2 T माइनस T2। आपको अगर ये T1 और T में कंफ्यूजन है कि कौन बड़ा कौन छोटा, जैसे यहाँ बता दिए कि T1 T2 से बड़ा है, अगर इसमें कंफ्यूजन है इस फॉर्मूला में तो हम लोग फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, बिना फॉर्मूला लिखे भी हम लोग बनाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ये समझ में आना चाहिए, जब ठंडे को गर्म में मिलाते हैं तो जो बीच का रिजल्टेंट आपको मिलता है वो ना ठंडा होता है ज़्यादा, ना क्या होता है गर्म, वो बीच का होता है। मतलब गर्म से कम और ठंडे से ज़्यादा, यही याद रखोगे। कोई दिक्कत है? चलिए हाँ, अगर वो ये T1 अगर कम हुआ और T2 ज्यादा हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला में चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, सब उल्टा हो जाएगा, समझ गए? फॉर्मूला में सब उल्टा हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। हम फॉर्मूला रख के बनाएंगे ही नहीं सवाल। आपको याद रखना है MCT, याद रखना है MCT, फॉर्मूला याद रखना है MCT या CMT, हाँ, या TMC याद रख लो, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है? पार्टी का नाम है ना ममता बनर्जी, हाँ, तृणमूल जो भी बोलते हैं उसको, ठीक है? TMC याद कर लो, कोई दिक्कत? अच्छा, TMC में याद क्या करना है, M1 होगा, C1 होगा, पर T की जगह पे डेल्टा T होगा। T नहीं होता, टेम्परेचर नहीं होता, चेंज इन टेम्परेचर। ये सारा कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं आपको पिछली क्लास में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं। ये वो चैप्टर है फिजिक्स का, सुनिए, ये वो चैप्टर है फिजिक्स का जो हमको लगता है ना 100% में 99% बच्चों को पता हार्ड लगता है, और टीचर उतना ही हार्ड तरीके से बताता है क्योंकि उसको भी हार्ड लगता है। कैसे बताएं? सर्कल आसान लगा? लगा ना? मैथ में सब आसान ही लगा होगा, फिर भी नंबर कम आता है। चलो कोई बात नहीं, इसी तरीके से ये चैप्टर भी आसान लगेगा, हम बता रहे हैं। फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में कोई चैप्टर मुश्किल नहीं है, उसको मुश्किल बना दिया जाता है। तो आप लोग आसान तरीके से पढ़ो ना, हम पढ़ा रहे हैं तो दिक्कत क्या है? दो। अच्छा, इतना समझ में आ गया? एक चीज और बताओ, रिकेप कराते हैं। आपको बताए थे डिफरेंस इन डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू डिफरेंस इन डिग्री सेंटीग्रेड का जितना डिफरेंस था, 5 डिग्री को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से माइनस करेंगे तो केल्विन में कितना आएगा? उतना ही आएगा, याद है ना? चलिए अगेन एग्जांपल्स पे है, पहले एक्सरसाइज का एग्जांपल से ये याद रखिएगा। बुक पढ़ने के लिए आप लोग को बोले थे, अगर पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो पढ़ लेना जाके घर पे, ठीक है? एग्जांपल्स पे आ जाओ सारे बच्चे। और ये एग्जांपल आपके पास में है 11A, पहला पार्ट है ना, ठीक है? दिख रहा है ना बोर्ड पे? दिख रहा है ना? देखो पहले नंबर में क्या बोला गया, सबसे पहला नंबर में क्या आप लोग बनाओगे, हम केवल आपको हिंट्स दे रहे हैं क्योंकि एग्जांपल्स हैं, ठीक है? देखो, एन आयरन बॉल रिक्वायर्स 500 जूल हीट एनर्जी। देखो उसको हीट एनर्जी चाहिए कितना? 500 जूल का, ठीक है? टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ लिसन, 10 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर बढ़ाना है, यानी कि ये दिया हुआ डेल्टा टी, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ गए? पहले कितना था नहीं पता, पर उसका टेम्परेचर क्या करना, 10 डिग्री। अच्छा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड को लिख सकते थे 10 केल्विन, कोई दिक्कत? आपसे बोला गया कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी, आपको हीट कैपेसिटी निकालना है। तो हीट कैपेसिटी का सिंबल C डैश होता है, ये निकालना है। तो फॉर्मूला अगर याद है तो भी ठीक है, नहीं याद है तो ऐसे करो। देखो ये हीट है, ये टेम्परेचर है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डेल्टा टी। तो Q इक्वल टू, इसकी जगह एक कांस्टेंट C डैश निकल रहा था, डेल्टा टी, यहाँ से C डैश निकालना है ना, ये क्या हो जाएगा, Q बाई क्या, डेल्टा टी। Q कितना था, इतना बाई 10, ओवरऑल कितना आ जाएगा 500 जूल, जूल नहीं, हाँ जूल पर केल्विन ना, जूल पर केल्विन, यही ना? इफ द मास ऑफ द बॉल, अब बोला गया इसी का मास आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 1.1 kg मास दे रखा है। फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब आपको पता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, ये होता है यूनिट मास का जो हीट कैपेसिटी होता है, यही ना? यानी कि यूनिट मास का जो हीट कैपेसिटी होता है, यानी कि यूनिट मास यानी कि 1.1, इसको क्या कर लो 500 से डिवाइड कर लो, आपके पास में आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? आसान है? हाँ, नहीं तो इसके लिए फिर से फॉर्मूला ऐसे ही ड्राइव करो, तो इस बार मास भी ले लो यहाँ पे, कोई दिक्कत? हीट कैपेसिटी मतलब मास नहीं लिया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब मास। जितना आसान तरीके से हम बता दिए आपको पूरा चैप्टर, शायद इतना आसान तरीके से बताना बहुत मुश्किल है, याद रखिएगा।
इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चैप्टर। यहाँ तक कोई दिक्कत? सेकंड बताएं, देखिए सेकंड में क्या बोला गया है कैलकुलेट द हीट एनर्जी। अगेन हीट एनर्जी निकालना है। देखो क्यू में कंफ्यूज मत होना, क्यू का मतलब हो रहा है हीट एनर्जी आपको निकालना है, ठीक है। रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 kg ऑफ वाटर। वाटर का मास आपको दे रखा है कितना? 2 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ना लिसन, अच्छा 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड लेके जाना है, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा? 40। यानी कि 40 क्या केल्विन? पहले टेम्परेचर 10 था, 50 करना है, हीट देंगे तभी ना बढ़ेगा। अब डेल्टा टी पता है, क्यू निकालना है, एम पता है, मास भी पता है। आप क्यू नहीं निकाल लोगे, कैसे निकालेंगे? क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? अच्छा इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी आपको दे रखा है। देखो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखा है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। ये याद रख लेना, वैल्यू एग्जाम में कभी नहीं दिया जाता है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं दिया जाता है, तो वो है फिर उस समय कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है न जाने सी का वैल्यू क्या होगा, ये बार बार आता है। तो क्यू निकालना है, क्यू का फॉर्मूला क्या बताए थे? CMT या TMC, यानी कि डेल्टा टी एम सी। अब रख के नहीं निकाल लोगे, कोई दिक्कत? बन जाएगा ना, बन जाएगा ना, ठीक है। देखिए थर्ड नंबर बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। तीसरा नंबर बोला गया है अ मेटल पीस ऑफ मास 50 ग्राम। नाउ लिसन, मास दे रखा है कितना? 50 ग्राम में रहने दे क्या? सुनो इधर, 50 ग्राम में रहने दे क्या? जी नहीं, कभी नहीं। 1000 kg, याद रखिएगा, आंसर नहीं मिलेगा। एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायर्स 2400 जूल ऑफ हीट एनर्जी। इस बार हीट एनर्जी आपको दे रखा है 2400 जूल। इसका टेम्परेचर, पहला टेम्परेचर दे रखा है, देखो पहला टेम्परेचर T1 दे रखा है कितना? 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और T2 बोला गया है 327 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना टेम्परेचर बढ़ा है? 300। हम सीधा कर दें 300 केल्विन। यहाँ जान नहीं जाना चाहिए, यही चीज हम आपको उस समय बताए थे कि सेल्सियस में जितना डिफरेंस होगा केल्विन में भी क्या होगा, उतना ही डिफरेंस होगा। आई होप क्लियर, कोई दिक्कत? आगे सुनो, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है, तो निकल ही जाएगा, फॉर्मूला आपको पता है क्या? Q इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा टी एम सी। कोई दिक्कत? सी निकालना है ना, निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? रख देंगे। हाँ, इसको उठा के नीचे रख लो, ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब यहाँ से बढ़िया बढ़िया सवाल है, 4 नंबर से। 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8 है, 9 है, 10, 11, ये सारा बढ़िया बढ़िया सवाल है। ये वो सवाल है जो एग्जाम में पूछा जाता है, और ये वो सवाल है जो 1 नंबर में गलती से पूछ लिया जाता है, क्योंकि बच्चा का जान पहले ही जाने लगता है कि अरे इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इस वजह से। अदरवाइज कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, फिर बोल रहे हैं। चलिए देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो सारे बच्चे, पहले पढ़ो, बताते हैं। सम हीट एनर्जी इज गिवन टू 120 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, पढ़ लिए, एक लाइन पढ़े, देखो कितना बोला गया, 120 ग्राम पानी को। देखो ये क्या दे रखा था, मास दे रखा था ना, हमको नहीं पता दूसरा मास है कि नहीं, इसलिए एम मान लिए अभी थोड़ी देर के लिए। एंड इट्स टेम्परेचर राइज बाई 10 केल्विन। राइज बाई यानी कि डेल्टा टी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 10 केल्विन। यहाँ तक कोई दिक्कत? व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अच्छा, यहाँ पे कुछ हीट दिए होगे ना, कोई दिक्कत? अब बोला गया यही हीट, व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज गिवन टू 60 ग्राम। इस बार मास आपको दे रखा है कितना? 60 ग्राम। अच्छा, अल्टीमेट इसको हम लिख सकते थे 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.12 kg, और इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 60/1000 कर देते हैं हम सीधे kg। ठीक है, 60 ग्राम ऑफ ऑयल, इट्स टेम्परेचर राइज बाई 40 केल्विन। यहाँ पे डेल्टा टी आपको दे रखा है कितना? 40 केल्विन। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ये पानी है, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पे आपको दे रखा है, यानी कि सी दे रखा है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इन जूल, इसको कितना हीट दी है, कोई दिक्कत? दूसरा,
द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ऑयल, साथ में ये निकाल लो कि इसका सी कितना होगा। तो बहुत आसान है, कैसे? देखो इसका मास था, सी था, डेल्टा टी था, यहाँ से क्यू नहीं निकाल लोगे, क्यू निकलेगा, यही क्यू तो यहाँ आएगा ना, इतना ही तो हीट दी है ना इसमें, ये क्यू आया, एम पता है, डेल्टा टी पता है, सी नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा ना, कोई दिक्कत? सेम फॉर्मूला बारी बारी से दोनों में लगाना है, लगा लोगे तुम लोग? हाँ, हम बना नहीं रहे, ये कर लेना, एग्जाम्पल्स देख के नहीं बनाना। हम बार बार बता रहे कि अगर आप एग्जाम्पल्स देख के बनाओगे, ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल्स देख के बनाओगे तो गड़बड़ी हो जाएगा, क्योंकि बुक में बहुत जगह पे शॉर्टकट लगाया गया है, ठीक है। आगे देखो, शॉर्टकट नहीं लगाना आप लोग को, ठीक। चलिए, एक 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसान, एक बार देख लो। 5 नंबर का आसान है, देखो ध्यान से सुनना। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर, अच्छा इलेक्ट्रिक हीटर का पावर दे रखा है, कितना दे रखा है? 1000 वॉट। अब आपको याद होगा पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी बाई टाइम, नहीं याद है तो नहीं बनेगा सवाल, कोई दिक्कत? देखो, रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ लिक्विड, भाई ये 5 किलो इसमें मान लो कोई सामान दिए थे, इसका टेम्परेचर ये बढ़ाता फ्रॉम 25 डिग्री टू 31 डिग्री, यानी कि डेल्टा टी कितना हो जाएगा? 25 से 31 सीधा कर दें, 31 माइनस कितना? 25, यानी कि कितना? 6 केल्विन, कोई दिक्कत? इन 2 मिनट टाइम दिया हुआ है। द हीट कैपेसिटी आपको निकालना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है। एक बात सुनो, हीट कैपेसिटी निकालना है मतलब पहले सी डैश निकालना है, कितना होगा? सी डैश मतलब हीट कैपेसिटी, और फिर निकालना सी स्पेसिफिक। देखो ये स्पेसिफिक है और ये हीट कैपेसिटी, ठीक है, हीट कैपेसिटी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आसान है, आसान है। एक बात बताओ, हमको पावर से तो कोई लेना देना नहीं है ना, हमको चाहिए क्या? हीट चाहिए ना, इस फॉर्मूला से नहीं निकल जाएगा। देखो P इक्वल टू है E बाई टी, यहाँ से E निकाल लें, क्या होगा? P इंटू टी। P कितना था? 1000। टाइम कितना? 2 मिनट नहीं लेना है, 2 मिनट नहीं लेना, 120 सेकेंड लेना है। तो आपको ये मिल गया एनर्जी, क्यू मिल गया। देखो क्यू पता चल गया आपको, डेल्टा टी पता है, मास पता है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आप ये भी निकाल लोगे और ये भी निकाल लोगे, क्लियर? आसान है, आसान है। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन आप लोग पहले पढ़िए 6 नंबर, फिर हम बनाएंगे। पढ़ो 6 नंबर। 1 मिनट के लिए फैन चला रहे, ठीक है, हमको बहुत गर्मी लग रहा है। आज फील कर लो शिमला में हो, कोई दिक्कत नहीं। इतना फील करने का 3 बजे तक रहती है, हमें फील ही करता है। 3 बजे तक? तुम कब सर? कब क्या? कब देखे? चलो वो सवाल पढ़ो जल्दी से। जो अभी बताएं वही है। हो गया? बकेट वाला आया दिमाग में कुछ? T1 वाला आया ना कुछ दिमाग में? चलो देखो, सवाल में बोला गया अ बकेट कंटेन 8 kg ऑफ वाटर। नाउ लिसन, इस सवाल को समझा रहे हैं। कोई बाल्टी है, 6 नंबर देखो, बोर्ड पे देखो, ये कोई बाल्टी है, इस बाल्टी में है 8 kg ऑफ वाटर, यानी कि पानी का मास दे रखा है 8 kg। हम M1 नहीं मानते, लेकिन मान ले रहे हैं सब कि बाल्टी का भी कुछ मास होगा थोड़ी देर के लिए। हमको नहीं पता दिया है कि नहीं दिया है, हो सकता दिया भी हो सकता नहीं भी दिया हो, ठीक है। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अच्छा इसका टेम्परेचर हम मान लिए कितना? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई दिक्कत? ठीक है। 2 kg ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड इच पोर्ड। देखो इसमें 2 किलो पानी डाले हो आप, M2 डाले कितना? 2 kg। इसका टेम्परेचर कितना था? 80 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई दिक्कत? अच्छा पानी है, यहाँ भी पानी था और यहाँ भी पानी, देखो यहाँ पानी था और यहाँ भी पानी है, तो इसका हीट कैपेसिटी आपको पता है ना कितना होगा? जूल पर केजी पर केल्विन। इसका भी हीट कैपेसिटी कितना होगा? कोई दिक्कत? एक बात बताओ, ये
80 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ये 25, ये गर्म है, हॉट है, हॉटी है, और ये ठंडा है। ठंडा। कोई दिक्कत? अब एक बात ये बताओ, इसका हीट इसमें जाएगा? ये सर जाएगा ना? बन जाएगा। अच्छा, इसमें जाएगा मतलब सिर्फ पानी में जाएगा या बाल्टी में भी जाएगा? बाल्टी में भी जाएगा। क्वेश्चन जैसे दिया आपको टैकल वैसे ही करना है, ठीक है। सिर्फ पानी की बात की गई होगी तो सिर्फ पानी देखेंगे, बाल्टी की बात की गई हो तो देखेंगे। अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। बाल्टी में नेग्लेक्टिंग द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बकेट, बोल दिया गया ना, बाल्टी मान लो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करती है। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर। फाइनल टेम्परेचर, हम फाइनल टेम्परेचर मानते हैं यहाँ कितना है? T। अच्छा एक बात बताओ, ये ज़्यादा है, ये कम है, ये टेम्परेचर इससे कम होगा, यानी कि 80 माइनस टी, और इससे क्या होगा? ज़्यादा, यानी कि T माइनस क्या? 25। फॉर्मूला याद है आपको? TMC, डेल्टा टी एम सी। डेल्टा टी तो दोनों तरफ लिख दियो, मास लिखो, मास यहाँ पे 2 है, और ये लिख लो 42 क्या? 00। वही चीज यहाँ लिखो, मास लिखो, ठीक है, और ये लिखो क्या बोलते हैं? हाँ, ये 4200। कोई दिक्कत? क्लियर? ये तो कट जाएगा ना दोनों तरफ। इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर लोगे, टी नहीं निकल जाएगा, निकलेगा? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, हमको एक बात ये बताओ, टी हम यहाँ पे 25 क्यों पकड़े हैं, केल्विन में क्यों नहीं किए? क्योंकि केल्विन और सेंटीग्रेड से इक्वल। तो ये डिफरेंस है, इसलिए टी की बात नहीं की है ना, ये पूरा डिफरेंस है ना, डिफरेंस इसलिए इधर भी डिफरेंस तो इधर भी डिफरेंस बनेगा ये सवाल। एक बात और सुनो यहाँ पे, इसी सवाल को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। अगर आपसे बोल दिया जाए कि मान लो कि बाल्टी लोहे का बना हुआ है, तो लोहे का भी कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा, बाल्टी का मास दिया रहेगा, आपसे सवाल में पूछ लिया जाएगा कि बाल्टी कितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, वो भी बताना है, बन जाएगा उसी तरीके से। आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे, कोई दिक्कत? चलिए 7 नंबर देखिए आप लोग। सेवन नंबर देखो, 7 में ये हीट कैपेसिटी वेसल का निकालना है वैसे ही। 7 नंबर देखो, देखो पहले देखिए 7 में क्या बोला गया, देखो 7 में 40 ग्राम ऑफ वाटर 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड इज पोर्ड इनटू अ व्हीसल कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा, एक जगह मास दिया गया 40 ग्राम, इसका टेम्परेचर आपको T1 दिया हुआ 60 डिग्री सेंटीग्रेड, एक तरफ मास आपको दिया हुआ कितना? 50 ग्राम, इसका टेम्परेचर आपको दिया हुआ कितना? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 30। जो फाइनल टेम्परेचर T हुआ वो कितना हो गया? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। टेकिंग द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ व्हीसल। देखो जो सवाल हम आपको बोले थे, हीट कैपेसिटी की बात की गई है, क्या निकालना है? वो निकालना है हीट कैपेसिटी ऑफ। वेसल। एक बात बताओ, जब हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो क्या मास को इंक्लूड करते हैं? नहीं करते हैं। कोई दिक्कत? मास को इंक्लूड करते हैं? नहीं। थोड़ी देर के लिए समझो ये एक बाल्टी है, और थोड़ी देर के लिए समझो ये एक बाल्टी है, इसमें भी पानी है वाटर और इसमें भी क्या है? वाटर पानी है। कोई दिक्कत? गर्म कौन है? ये, मतलब ये हॉट है, ठंडा कौन है? ये कोल्ड है। कोई दिक्कत? जब दोनों को मिलाए तो टेम्परेचर आपको ये मिला, देखो ठंडा से ज्यादा है, गर्म से क्या है? कम है। कोई दिक्कत? मतलब अच्छा, इसके पास हीट ज्यादा थी, इसके पास हीट कम थी। यहाँ से हीट निकला पानी में भी गया, और यहाँ से हीट निकला बर्तन में भी गया। कोई दिक्कत? एक साथ ही बना दे रहे हैं डायरेक्ट सवाल। कोई दिक्कत? मतलब यहाँ से हीट जो निकला, यानी कि हम बताएं यहाँ पे हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर प्लस, वेसल ये चीज समझ में आ गया ना, कि जो हीट निकला वो तो बर्तन में भी जाएगा ना। हाँ, जाएगा सर, एकदम जाएगा। बर्तन में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। ठीक है। दिक्कत ये है, दिक्कत क्या है? दिक्कत देखो ये है कि बर्तन का हीट कैपेसिटी आपको निकालना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। जब हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो हीट कैपेसिटी के लिए ये वाला फॉर्मूला था, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी। मास से मतलब नहीं था, यानी कि Q इक्वल टू C डैश डेल्टा टी। आपको C डैश ही तो चाहिए ना, C डैश या आप ऐसे निकाल लो, C डैश आप ऐसे भी निकाल सकते थे, पहले Q निकालो फिर डेल्टा टी निकाल लो, या तो इस फॉर्मूला पे ही रखते हैं हम लोग। कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं।
यहाँ से कितना लॉस होगा, देखो तो यहाँ से कितना लॉस होगा, यहाँ से लॉस होगा 30 टीएमसी ना, डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना आएगा 30 60 माइनस 30 M1T1 यानी कि कितना 40 मल्टीप्लाई कितना, सॉरी इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200, यही है ना इसका, बुक में दिया हुआ है, हम नहीं लिया है, ठीक है। पानी यहाँ कितना गेन करेगा, यहाँ डिफरेंस कितना होगा टेम्परेचर का 10 30 माइनस कितना 20, कोई दिक्कत, नहीं सर, ठीक है। और 50 4200 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 50, कोई दिक्कत, प्लस बर्तन कितना हीट गेन करेगा, हीट का फॉर्मूला देखो, बर्तन कितना हीट गेन करेगा इसके केस में, इसके केस में बर्तन कितना हीट गेन करेगा, यही तो हीट है ना, सी डेल्टा टी, सी डैश डेल्टा टी। ये भी तो अल्टीमेट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही है ना ये बर्तन, हाँ हाँ, और ये 30, तो डेल्टा टी कितना होगा, इसमें भी कितना होगा 30 माइनस कितना 20, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। अच्छा वेसल वाला अलग बात समझ आ रही है। भाई पानी यहाँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो ये बर्तन भी तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। पानी जब इस पानी में जब ये इसकी हीट गई तो फाइनल टेम्परेचर हुआ 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब हो रहा है कि इसका टेम्परेचर भी तो 30 डिग्री होगा ना। डिफरेंस कितना हुआ 20 से 30, 10 का ही तो डिफरेंस हुआ। ये फॉर्मूला बैठा है सी डेल्टा टी, सी डेल्टा टी, कोई दिक्कत। इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करो, आपको सी का वैल्यू मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, बना। बुक में देखिए कैसे बनाया, अलग अलग रख के बना लिया गया, वही आया जो आपको दिखाया। उसी तरीके से देखिए, हीट एनर्जी गिवन बाय द हॉट वाटर इक्वल टू हीट एनर्जी टेकन बाय द कोल्ड वाटर प्लस हीट एनर्जी टेकन बाय द विशन। ये पूरा सॉल्व करना आपके पास में आ जाएगा आंसर। इसको समझने में कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत है नहीं ना? आगे बढ़े, जी सर। एक देख लो 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 हम बता देते हैं, 9, 10, 11 आप लोग घर पे बनाइएगा क्योंकि एग्जाम्पल्स का है, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज का हम बता देंगे आपको, एक्सरसाइज का जितना न्यूमेरिकल्स है वो हम बता देंगे, एग्जाम्पल्स आप लोग बाकी कर लेना। एक 8 नंबर हम और बता देते हैं, उसको देखो। बोला गया है अ मेटल पाइप ऑफ मास 20 ग्राम। नाउ लिसन, 8 नंबर, कोई मेटल का पाइप है, ये मेटल, इसका मास दे रखा है 20 ग्राम, कोई दिक्कत। अच्छा, इज हीटेड टू कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लगातार गर्म किया जा रहा है, इसे बढ़ाया ही नहीं है। कांस्टेंट का मतलब अभी उतना ही रखे हैं 100, कोई दिक्कत। आगे सुनो, देन इट इज ड्रॉप्ड इन अ कैलोरीमीटर ऑफ मास 50 ग्राम। इसको कैलोरीमीटर में डाला गया है। कैलोरीमीटर वही जो क्या करता है, हीट को मेजर करता है, याद है आपको, बोले थे छोड़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है भाई? जो कैलोरीमीटर एक डिवाइस है, एक बात समझो कैसे काम करता है आपको बताते हैं। मान लो कोई डिवाइस है, इसमें जब किसी गर्म चीज को लाओगे तो वो अपना हीट छोड़ेगा ना, तो वो कैलोरीमीटर एब्जॉर्ब करेगा ना, तो कैलोरीमीटर बता दिए कि भाई इतना हीट इसके पास, हाँ एब्जॉर्ब की है। और जब ठंडा लाएंगे तो वो इससे हीट गेन करेगा, वो वही थ्योरी है। तो यहाँ पे बोला गया ये जो मेटल है इसको कैलोरीमीटर में डाले हैं, और कैलोरीमीटर का मास आपको दे रखा है, यानी कि M2 दे रखा है कितना 50 ग्राम। एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखा है 0.42 जूल पर ग्राम पर केल्विन, कोई दिक्कत नहीं सर। कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, इसमें पानी भी है, कंटेनिंग, इसमें पानी भी है, याद रखोगे। मतलब यहाँ पे पानी का भी मास है, M3 पकड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पानी एट 20, इसका टेम्परेचर आपको दे रखा है कितना 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मान लो T1 है और ये मान लो T2 है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी? क्लियर? सर एक मिनट रुक जाओ। आफ्टर स्टीरिंग द वाटर द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड इज 22। मतलब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, पानी 20, और इसका जो फाइनल टेम्परेचर मिला वो आपको कितना मिला? फाइनल टेम्परेचर आपको मिला 22 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल। इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी कि अल्टीमेट सी निकालना है। हम सवाल आपको समझा दे रहे हैं फिर से, कोई दिक्कत? देखो, कोई मेटल है, उसको गर्म किया,
मेटल का मास दिया हुआ है। अच्छा, जब मास दिया है तो हीट कैपेसिटी नहीं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये चीज़ समझ में आ रही है? ठीक है, इसको गर्म किए हो इतने पे, कोई दिक्कत? अब इसको कैलोरीमीटर में डाले हो, कैलोरीमीटर का मास है 50 ग्राम, कोई दिक्कत? ठीक है, कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको दे रखा है, कोई दिक्कत? अच्छा, इस कैलोरीमीटर में पानी भी था, ठीक है, खाली कैलोरीमीटर नहीं होता है, कैलोरीमीटर अभी पढ़ोगे ना, अपने से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, उसमें पानी होता है। पानी का टेम्परेचर आपको दे रखा है, कोई दिक्कत? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, जब इसको इसमें डाले तो फाइनल टेम्परेचर आपको इतना मिला। एक बात बताओ हमको, यहाँ पे एक चीज़ ये बताओ, जो कैलोरीमीटर है उसमें पानी है और पानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो कैलोरीमीटर क्या 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं होगा? नहीं समझ में आया? क्योंकि विसल और सेम होता है। भाई कैलोरीमीटर एक बर्तन मानो ना, उस बर्तन में पानी है, पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका भी क्या होगा? वही होगा। अच्छा, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखा है, इसका किसका है? द ड्रॉप कैलोरीमीटर ऑफ द 50 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जूल पर सॉरी इतना ग्राम, हाँ ठीक है, कंटेनिंग ठीक है। और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको दे रखा है, यहाँ वाटर का भी दे रखा है 4.2 जूल पर केजी पर केल्विन। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर? ये पूरा सवाल बन जाएगा। कैसे बनेगा हम बताते हैं। यहाँ से जो हीट निकलेगा वो इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, जैसे इसके पहले बनाए। हीट एनर्जी लॉस्ट बाय मेटल इक्वल टू गेन्ड बाय ये, गेन बाय ये, दोनों तो गेन करेगा ना, कोई दिक्कत है? पूरा सवाल बन जाएगा। दिक्कत कहाँ होगा? दिक्कत यहाँ होगा, देखो ये ग्राम में है, ठीक है, ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, और ये यूनिट है, ये यूनिट आपका दिया हुआ है ग्राम में, और ये यूनिट दिया हुआ है केजी में। यहाँ केजी होगा पर केजी पर केल्विन, कोई दिक्कत? अब एक काम हम करते हैं, काम ये करते हैं, अगर आंसर आपको चाहिए, देखो जूल पर केजी पर केल्विन, तो इसको भी केजी में कन्वर्ट करो, इसको भी केजी में कन्वर्ट करो, इसको भी करो, इसको भी करो, और नहीं तो एक काम कर लेते हैं, इसी को चेंज कर लेते हैं ग्राम में, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? केजी में कन्वर्ट कर लेंगे अगर आंसर आएगा। तो इसको कैसे करेंगे? इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब है 4.2 जूल ऊपर है, ठीक है, नीचे केजी है और नीचे केल्विन है, इसका ये मतलब था। कोई दिक्कत? ध्यान से सुनो, नीचे को ग्राम में कन्वर्ट करना है, नीचे तो नीचे 1000 से आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना होगा। जब 1000 से मल्टीप्लाई किए तो ये आपके पास में 1000 से यहाँ आ जाएगा, तो ये आपके पास में ऊपर जूल, नीचे आपका आ जाएगा पर ग्राम पर केल्विन। कोई दिक्कत? मतलब वैल्यू आपको ये वाला रखना है। आई होप क्लियर? अब रख के बना दोगे, बन जाएगा या बना दें? बन जाएगा या बना दें? बना दें, शर्म नहीं लगा बोलने में? क्योंकि 3 गो mm है ना। अरे गधा, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय मेटल इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैलोरीमीटर, ये कैलोरी प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाटर, यही ना? एक बात हमको बताओ, हीट एनर्जी का फॉर्मूला डेल्टा टी, इसका टेम्परेचर है 100 पर आया है ये इतने पे, डेल्टा टी कितना होगा? 100 माइनस 22 एम टी। इसका मास कितना था? 20 टी कितना, सॉरी सी निकालना था ना, सी निकालना था ना, यही फॉर्मूला ये होता है ना, डेल्टा टी एम सी। डेल्टा टी लिख लिया, एम लिख लिया, और सी नहीं पता। हीट एनर्जी गेन बाय कैलोरीमीटर। अच्छा, कैलोरीमीटर कितने टेम्परेचर पे? देखो कैलोरीमीटर का टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, यही चीज थोड़ा समझना था। तो इसका टेम्परेचर कितना? 20 होगा ना, हाँ, और ये 22, यानी कि कैलोरीमीटर के लिए कितना हो जाएगा? 22 माइनस कितना? 20। इसका मास कितना? 50, 0.42 प्लस। यहाँ तक कोई दिक्कत? वाटर के लिए कितना होगा? डेल्टा टी। वाटर के लिए डेल्टा टी कितना होगा? वही 22 माइनस कितना? 20। वाटर का मास कितना हो गया? 50। वाटर के लिए ये कितना होगा? 4.2 बाय कितना? 1000। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब नहीं बनेगा। वही थ्योरी, वही कॉन्सेप्ट था। एक ही चीज हम आपको बार बार बता रहे कि जब बर्तन फर्तन सब दिया रहे तो भाई वो हीट सब में जाता है। जी सर, बात कोई दिक्कत? हाँ, बात तो सही, कहानी सुना दी है ना। बढ़े, इसको सॉल्व कर लेना, बुक में किया हुआ है सॉल्व। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो इसके पहले एक बार फिर से लेक्चर देख लो,
जाके आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो देखो आगे बताते हैं हम। देखो अब आपके पास में 9, 10, 11 ये आपका होमवर्क है, घर पे करना, हम नहीं बताएंगे, ठीक है। 11A से एक्सरसाइज 11A का कौन कौन सा क्वेश्चन हम बताएंगे वो जरा मार्क करो न्यूमेरिकल्स में। 11A का एक्सरसाइज का कौन कौन सा न्यूमेरिकल हम बताएंगे वो जरा मार्क कर लो। मार्क क्या करना, सारे ही कर लो, 1 से 13 ये टोटल हम बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 13 ये टोटल हम बताएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। चलिए डिस्कस करते हैं सेक्शन बी। चले सेक्शन बी डिस्कस करते हैं। सेक्शन बी में सबसे पहले दिया हुआ चेंज ऑफ फेज, स्टेट एंड लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को बाद में डिस्कस करते हैं, सबसे पहले ये देखो चेंज ऑफ फेज की बात करते हैं। अब आपके पास में पता है कोई जो बॉडी है उसका स्टेट 3 है, सॉलिड है, लिक्विड है और यस। चौथा पांचवा भी होता है, पता है? पता है? हाँ तो बोल दिए पता है, जानो मत बोलो, तुम बोलो मत, ठीक है। नहीं तो पता है न्यूटन का आत्मा आके पता है मेरे अंदर घुसेगा और तुमको बहुत मारेंगे। देखो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। ध्यान से सुनिएगा, जब सॉलिड को गर्म करते हैं तो लिक्विड में आता है। गर्म करने का मतलब हीट आपने दिया, तो सॉलिड में हीट दिया, लिक्विड में आया। लिक्विड को और गर्म करते हैं, मतलब जब और हीट देते हो तो किस में आता है? गैस में आता है। तो सॉलिड से लिक्विड में आने वाला जो प्रोसेस है दैट इज मेल्टिंग। कोई दिक्कत? जिस पॉइंट पे गलना आना शुरू हो गया लिक्विड में दैट इज मेल्टिंग पॉइंट, याद रखोगे। मतलब पहला वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वो स्टार्ट हो गया मेल्ट होना दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। कोई दिक्कत? अच्छा, लिक्विड से जब वो गैस में आ रहा है, याद रखोगे जिस टेम्परेचर पे आ रहा है दैट इज नहीं, बॉइलिंग नहीं। देखो जिस टेम्परेचर पे वो आ रहा है आपका गैस में, उस टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट हो गया मैक्सिमम कि वो गैसेस स्टेट में जा रहा है। आप उस टेम्परेचर को फ्यूजन बोल सकते हो, फ्यूजन वाला टेम्परेचर बोल सकते हो, पिघलने लगा वो, सॉरी फ्यूजन बोलते हो वो, अरे नहीं, गैसेस स्टेट में जा रहा है ना, इवेपोरेशन वाला पॉइंट आप बोल सकते हो, ठीक है। वही चीज बता रहे, जब गैस को हम लोग ठंडा करते हैं तो पहले लिक्विड में आता है, फिर जब लिक्विड को और ठंडा करते हो मतलब हीट को निकालते हो तो वो किस में आता है? सॉलिड में आता है। वही सारा स्टेट के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया कि सॉलिड से लिक्विड में आए दैट इज मेल्टिंग, लिक्विड से गैस में आ गए दैट इज वेपोराइजेशन, ठीक है। और गैस से दोबारा लिक्विड में आ गए दैट इज कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड में आ गए दैट इज फ्रीजिंग। इसी के बीच के स्टेप को अगर हटा दो तो उसको हम लोग बोलते हैं, एक आपके पास में आ गया सब्लिमेशन, एक आ गया सॉलिडिफिकेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। चलिए देखो इसको पकड़ो, हम बोर्ड पे बस समझा ही देते हैं। देखो मैंने आपको बताया 3 स्टेट है आपके पास में, एक है सॉलिड, एक आपके पास में लिक्विड, एक आपके पास में क्या है? गैस। देखो ज्यादातर ऐसा ही होता है, इधर सुन लो, ज्यादातर ऐसा ही होता है कि सॉलिड से आपको पहले लिक्विड में ही आना होगा, उसके बाद आप गैस में आओगे। बहुत कम ऐसा है जो सॉलिड से गैस में आता है, जैसे नेफ्थलीन बॉल्स है, कम्फोर, कपूर है, ये सब लिक्विड में नहीं आता, सीधे उड़ जाता है। समझ गए मेरी बात? तो बहुत कम ऐसा है, अदरवाइज आपको पहले यहाँ आना होगा। तो जब सॉलिड से लिक्विड में आते हैं तो इस प्रोसेस को आप बोलते हो मेल्टिंग। याद रखोगे, इस मेल्टिंग मतलब फेज चेंज हुआ। देखो इसका अलग फेज है, इसका अलग फेज है, इसका अलग फेज है, इसको चेंज होना दैट इज मेल्टिंग। जिस पॉइंट पे चेंज होना स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट याद रखोगे, जिस पॉइंट पे हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। यहां से जब इसमें आ गए, लिक्विड से गैस में आ गए, वेपोराइजेशन, वेपर बनना चालू हो गया जिस पॉइंट पे, वेपोराइजेशन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं वेपोराइजेशन, ठीक है। अच्छा, गैस से जब सीधे लिक्विड में आते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? नहीं, गैस से सीधे लिक्विड में आते हैं कंडेंसेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? कंडेंसेशन होता है। और सॉलिड लिक्विड से जब सॉलिड में आते हैं तो फ्रीजिंग, फ्रीज कर रहे हैं ना हम लोग, फ्रीजिंग, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब एक बात सुनो, ध्यान से सुनिएगा, एक आपके पास में होता है बॉइलिंग, ठीक है, और एक आपके पास में होता है इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन। इन दोनों में अंतर क्या है पहले ये समझ लीजिए। देखो अगर हम आपसे बोले पानी की बात करें कि वाटर का जो बॉइलिंग है वो कितना होता है, तो वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब पानी का इवेपोरेशन कितना होता है? इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का मतलब क्या है वो समझो। इवेपोरेशन का मतलब, हाँ, वो जो लिक्विड है वो किसमें? गैस में कन्वर्ट होने लगा है। एक बात बताओ, गर्मी के मौसम में कपड़ा सुखाना आसान है या बरसात के मौसम में? गर्मी गर्मी में पानी आसानी से उड़ गया,
गर्मी में कितना भी गर्मी हो जाए टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंचता है क्या? ना। नहीं, याद रखोगे। बरसात में गर्मी से कम टेम्परेचर होता है। अल्टीमेट इवेपोरेशन बॉइलिंग से कम होगा, ये तो समझ में आ रहा है ना। आपके रूम टेम्परेचर पर भी इवेपोरेशन होता है। भाई कोई भींगा हुआ कपड़ा रूम में टांग दें, कपड़ा सूखता है ना 2 दिन में 3 दिन में। हाँ, रूम टेम्परेचर कितना होता है? 37 38 मान लो, 37 38 मान लो। हाँ, ठंडे के मौसम में भी सूखता है, ऐसा नहीं। मतलब अगर आपसे कोई पूछे इवेपोरेशन का जो पॉइंट है वो कितना होता है, वो आप नहीं बता सकते, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर भी, उससे कम टेम्परेचर पर भी क्या होता है? कपड़ा सूखता है। अल्टीमेट रूम टेम्परेचर के आसपास पानी क्या होने लगता है? इवेपोरेट। इवेपोरेट का मतलब धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। अच्छा, इवेपोरेशन का मतलब है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, मतलब वेपर बनना। यही जब रैपिड वेपर बनता है, रैपिड वेपर का मतलब इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा पानी आप उड़ा ही नहीं सकते हो, दैट इज बॉइलिंग। पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंचने के बाद आप उसके टेम्परेचर को बढ़ा ही नहीं सकते हो। पानी का टेम्परेचर कभी कभी भी आप नहीं सुने होंगे पानी का बॉइलिंग 101 डिग्री रिकॉर्ड किए। क्यों? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही सब उड़ने लगेगा। जब सब उड़ने लगेगा तो उसके बाद उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। इस चीज़ को लेकर हम लोग आगे बात करेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गया? जी सर। आगे बात करते हैं। यहीं पे देख लो, यहीं पे कुछ चीज़ आपको बता देते ताकि न्यूमेरिकल्स बनाने में आसान हो जाएगा। देखो, वाटर का, पानी का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी नहीं, यहाँ पे आइस लेना होगा। आइस का, हाँ, आइस लेना होगा कि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे वाटर लेते हैं। वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग मतलब जिस पॉइंट पे वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, वो टेम्परेचर भी आपका क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ पिघलने लगेगी और पानी जमने लगेगा। आप सोच के देखो हम क्या बता रहे हैं। टेम्परेचर 0 जैसे पहुंचा वैसे ही बर्फ जो है वो पिघलने लगेगी और पानी क्या होगा? जमने लगेगी। मतलब पानी को आप जमा रहे हो तो पानी टेम्परेचर कम हुआ कम हुआ कम हुआ, 0 पे पहुंचा। 0 पे पानी का जो मॉलिक्यूल है वो फ्रीज होने लगेगा। और बर्फ जो है ना, बर्फ 0 से कम में रहती है, ठीक है। बर्फ का टेम्परेचर जैसे 0 पहुंचा ना, वो पिघलने लगेगा, वो मेल्ट होने लगेगा। ये दोनों अलग अलग फिनोमिना, दोनों को एक साथ नहीं जोड़ना। एग्जाम्पल बताते हैं। अगर आपसे कोई पूछे अंटार्कटिका का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो अंटार्कटिका का बर्फ पिघलने लगेगा। देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम बार बार बता रहे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, ये याद रखिएगा। लेकिन वहां 0 डिग्री पे बर्फ पिघलने लगेगी, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी तो जमता है लेकिन वहां बर्फ पिघलने लगेगी, ठीक है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी क्या होने लगेगा? फ्रीज होने लगेगा। तो ये माइंड में रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है? वाटर का जो मैक्सिमम डेंसिटी होता है वो किस टेम्परेचर पे होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। मैक्सिमम डेंसिटी का मतलब क्या होता है, ये चीज़ आपको पता है? अगर नहीं पता तो आप ऐसे समझो, पानी का डेंसिटी मैक्सिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही होगा। टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा जैसे घटेगा, पानी का जो डेंसिटी है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ठीक है। डेंसिटी उसका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे बर्फ की डेंसिटी ज़्यादा होती है कि पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो भाई ये पता है ना, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाई क्या? वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा। और डेंसिटी घटेगा तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये सारी चीजें आपको पहले से पता है। जानने वाली बात यही थी जो हम आपको पहले बता दिए कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज मेल्टिंग, मेल्ट किए हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग फ्यूजन भी बोलेंगे। हाँ, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग नहीं मिलेगा आपको, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मिलता है, याद रखोगे, ठीक है। फ्यूजन मतलब पिघलना, फ्यूज करना, मेल्ट होना, ठीक है। और देखो जिस टेम्परेचर पे स्टार्ट हो गया मेल्ट होना उसी को बोले हैं मेल्टिंग, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो मेल्टिंग वाला प्रोसेस है ये तो और बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जिस पहले टेम्परेचर पे स्टार्ट हो गया दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। लिक्विड से गैस में आना दैट इज इवेपोरेशन और वेपोरेशन। गैस से लिक्विड में आना दैट इज कंडेंसेशन और यहाँ से यहाँ आना दैट इज फ्रीजिंग। ये 3 स्टेट आपको पता था। चौथा स्टेट प्लाज्मा का होता है और 5वां स्टेट होता है बोस, कंडेंसेट, आइंस्टाइन। ये 2 साइंटिस्ट ने मिलकर डिस्कवर किया था, एक आइंस्टाइन और एक बोस नाम था उनका। तो दोनों के नाम पे इस पार्टिकल का नाम रखा गया, ठीक है। चौथा और 5वां याद रखिएगा, चौथा और 5वां, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग 3 ही है, ये चौथा और 5वां भी होता है। प्लाज्मा कभी सुने होगे ना, प्लाज्मा टीवी वगैरह सुने ना, प्लाज्मा टीवी। प्लाज्मा स्टेट होता है, पता है, उसमें मॉलिक्यूल्स बहुत मतलब रैपिडली मूव करता है। तो इसके बारे में आगे आप थोड़ा सा पढ़ोगे, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ोगे, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ बोल सकते हैं। सन के
सन के का जो मटेरियल है ऊपर वो बोल सकते हैं कि प्लाज्मा का है, उतना हायर स्टडी तो खैर। चलिए ये चीज़ तो हम आपको बता दिए, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग का डिफरेंस हम आपको बता दिए, उसके नीचे बता दिए एक नोट करके दिया हुआ, फॉर ए प्योर सब्सटेंस मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट आर आइडेंटिकल। नाउ लिसन, कोई प्योर सब्सटेंस है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो आइडेंटिकल होगा, एक जैसा होगा। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? आइडेंटिकल का मतलब ऐसे होता है कि मतलब ये समझो ना कि आयरन या वाटर की बात करते हैं, तो वाटर चाहे यहाँ का हो चाहे वहाँ का हो, अगर प्योर हो तो एक जैसा ही होगा, कहानी समझ गए। लेकिन अगर पानी में कुछ मिला हुआ है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट अलग होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? अलग होगा। फॉर ए गिवन मास ऑफ सब्सटेंस द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग मेल्टिंग इज सेम एज द लिबरेटेड ड्यूरिंग फ्रीजिंग। अच्छा ये चीज़ अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताएं, सॉलिड से लिक्विड में आए हैं तो उसके हीट को आपने क्या किया? बढ़ाया। भाई सॉलिड में था, हम मेरा गर्मी बढ़ेगा तब तो हम पिघलेंगे ना, तो आप हमको हीट दिए, अब दोबारा से लिक्विड से जब आप सॉलिड में लेके आओगे तो जितना हीट दिए तो उतना ही आपको क्या करना होगा? खींच लेना होगा, यानी कि अल्टीमेट निकाल लेना होगा। कोई दिक्कत? इंडो एक्जो। आगे सुनो, इसी में आपके पास एक दिया हुआ है हीटिंग कर्व ऑफ आइस ड्यूरिंग मेल्टिंग। ये प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में हम लोग अगली यानी कि परसों की क्लास में बात करेंगे, कल मैथ्स में हम लोग आगे कवर करेंगे। तो इसमें भी एक क्लास में थ्योरी कवर होकर न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद में कुछ नहीं। ये चैप्टर अगेन याद रखो, ये चैप्टर थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत छोटा है, न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत?